वक्त से पहले ही एमआईएम को आपने ख़त्म किया। क्या तो पिछले 10 सालों में जितेंद्र आव्हाड ने मुंब्रा के लिए क्या किया, कलवा के लिए क्या किया, और खड़े डॉक्टर फैजी आम आदमी पार्टी से, क्या कारण था कि रात को जितेंद्र आव्हाड को उनके घर के पास जाना पड़ा? ऐसा उनका आरोप है, एक वीडियो भी वायरल हुई है। क्या कारण था कि जो है कि जाना पड़ा? फिर ये भी आरोप है कि उनकी लाइट जो है जितेंद्र आव्हाड ने कटवाई। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से आपको याद कर रहे हैं कि कहा कि उन्होंने जो है वहाँ का एमएलए, जो वहाँ का कैंडिडेट है एनसीपी का, उसने हमारी जो है हमारे कैंडिडेट को बैठा दिया, तोड़ दिया। इजाज़ खान भी तो आपके अच्छे दोस्तों में से कहे जाते हैं। कुछ दिनों पहले आपकी गाड़ी से मीटिंग हुई, उसके बाद फिर सडनली जो है कि कुछ वीडियो आया, फिर ऑडियो आया। क्या गुंजन सेठ तो एकदम आप ज़्यादा ही जो है आपकी तारीफ कर रहे हैं अचानक में। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लगातार 2 बार अपनी जीत दर्ज कर चुके, इस बार फिर तीसरी बार मैदान में हैं मुंब्रा कलवा से जितेंद्र आव्हाड। गली न्यूज़ में जितेंद्र आव्हाड से जानेंगे पिछले 10 सालों का क्या हिसाब किताब था, और आने वाले 5 सालों में अगर जनता उन्हें चुनती है तो आने वाले 5 सालों में वो क्या करेंगे। और जी सबसे पहले जो है गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता उनको चुनती है? तो क्योंकि ये जनता के हक में है, ये फैसला जो है तो बिल्कुल जनता के हक में है, तो ये तो मैं भी पहले नहीं कह सकता। जनता आपसे मोहब्बत करेगी तो ज़रूर चुनेगी। चलो, अच्छी बात है। लोगों पे शक है क्या आपको? तो खैर वो तो बहुत जल्दी टाइम आ गया है, लोगों का शक जो भी वो भी दूर हो जाएगा। तो पहले एक छोटा सा एलिगेशन वाला सवाल हो जाए कि बहुत सारे एलिगेशन आप पर लगते रहे हैं कि एमआईएम को सबसे पहले, वक्त से पहले ही एमआईएम को आपने ख़त्म किया। क्या ये एलिगेशन में कितनी सच्चाई है? मैं किसी को ख़त्म नहीं करता हूँ। ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, जिसको ख़त्म करना चाहता है ख़त्म कर देता है। गुंजन सेठ की बात कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। गुंजन सेठ को लगता है कि उन्हें एमआईएम में जाना अरे एनसीपी ज्वाइन करना चाहिए, वो भी इलेक्शन से पहले। मैंने जो इंटरव्यू किया था, हालांकि वो जो है काफ़ी प्रेम दिखा रहे थे आपकी तरफ। तो क्या है ये प्रेम का राज, क्या है? गुंजन भाई हमको छोड़ के अब 5-6 साल हो गए। अच्छा, उनका सुखी संसार है उधर। अभी वो जो बोल रहे हैं कि वो पैसा मांग रहा है, वो पैसा मांग रहा है, इस बात में तो बिल्कुल सच्चाई है ना। मेरे को निचोड़ के ही तो एमआईएम में गए थे। अभी उनकी आदत थोड़ी ना बदलती, वो चाहे कोई भी पार्टी में जाए, पैसा लेना, निचोड़ना, डराना, ब्लैकमेलिंग करना, ये तो उनकी फितरत है ना। तो जितेंद्र आव्हाड हो या गुंजन सेठ हो, भूमिका तो वही रहेगी ना उनकी। ये भी तो देखा गया अक्सर जितेंद्र आव्हाड जिसके बारे में बोलते हैं किन्हीं भी शब्दों में, अक्सर वो फिर जितेंद्र आव्हाड के साथ हो जाते हैं। तो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो आपके साथ हो सकते हैं? एक मैं बात बता देता हूँ, 2009 का जितेंद्र आव्हाड मर गया, एक नया जितेंद्र आव्हाड ने जन्म लिया है। अब ब्लैकमेलर, डराने वाले, धमकाने वाले, वक्त पे पीठ दिखाने वाले, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आवाम का रुझान जान गया हूँ, आवाम के दिल में क्या है ये जान गया हूँ। मुझे अब आवाम में जाने के लिए किसी के खंदे की ज़रूरत नहीं है, किसी की उंगली की ज़रूरत नहीं है। आवाम के दिल का रास्ता मैंने बना लिया है। चलिए, तो आवाम तो समय पर बताएगी कि दिल का रास्ता कितना नज़दीक है और दूर है। खैर, पिछले 10 सालों का अगर हिसाब जो है पूछा जाए आपसे, तो पिछले 10 सालों में जितेंद्र आव्हाड ने मुंब्रा के लिए क्या किया, कलवा के लिए क्या किया, और मुंब्रा कलवा ने जितेंद्र आव्हाड को पिछले 10 सालों में क्या दिया? मुंब्रा कलवा ने मुझको बनाया। जो जितेंद्र आव्हाड आज देश के नक्शे पे, महाराष्ट्र के नक्शे पे दिखता है, वो मुंब्रा कलवा की देन है। और मुंब्रा कलवा को मैंने क्या दिया, तो 35 साल से पिछड़ा हुआ मुंब्रा कलवा आज थाने से आगे चला गया है। आज थाना पूरा खड्डे से, जो खड्डों में था, जब पूरा गुड़बंदर, पूरा हाईवे, पूरा ठाणे शहर, वागले स्टेट खड्डों से लथपथ था, तब हमारे एरिया में एक भी खड्डा नहीं था। ये मैंने मुंब्रा और कलवा को दिया। सिर्फ खड्डों से तो शहर नहीं चलता कोई भी। अच्छी चीज़ें, लोगों की सुविधा तो होनी चाहिए। कई मसले आज भी हैं, जैसे हो गए कि जो पानी की बहुत सारी समस्या, हालांकि पहले से कम है लेकिन है अभी भी, ये बात आप भी जानते हैं। क्या वजह है कि पूरी तरीके से जो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही? क्या रीज़न आपकी? ऐसा एक बात बताता हूँ कि एक तो पहली चीज़, थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई धरण नहीं है। हमको भीख मांगनी पड़ती है 12वीं से। 12वीं है MIDC का,
और दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉलिटिकली क्रिएटेड प्रॉब्लम है। मेरा आरोप यहाँ के सत्ताधारी पार्टी पे है कि पिछले कई दिनों से चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को सताने के हेतु से कलवा और मुमरा दोनों इस शहर में पानी की कमी महसूस हो रही है। आप देखिए 22 तारीख से फिर से पानी अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इलेक्शन में ये टेम्परेरी है। ये पार्टी सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम करती है पानी के माध्यम से। अगर इनको पानी की समस्या कम करनी होती तो ये धरण बना लेते ना, डैम बना लेते। अभी तक डैम क्यों नहीं बना है? इसकी वजह ये है कि वॉलमन जो है, आधे तो वॉलमन इनके घर के सिपाही है, तो उनकी रोजी रोटी का कारोबार का भी जरिया बनाया उन्होंने वाटर डिपार्टमेंट के माध्यम से, और वो चालू ही है उनका। बहुत सारे काम आपने गिनाया जो है, हालांकि होर्डिंग के ज़रिए, कुछ अपनी बुक के ज़रिए। तो जितेंद्र आवाड ने अगर 10 सालों में इतना काम किया है तो फिर वो काम बताने की बार बार ज़रूरत क्या पड़ रही? जनता को खुद पता होना चाहिए ना। आपको लगता है कि आपने इतने सारे काम किया है, जिस हिसाब से आपने बुक में बताया, होर्डिंग पर बताया, तो फिर आपको लगता है कि बताने की वो ज़रूरत है लोगों को? आप मस्जिद में साल में 1 बार जाते हो कि नमाज 5 बार पढ़ते हो? इसका जो धर्म रहता है, कोई जो है, सब लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं अपने हिसाब से। राजनीति मेरा धर्म है, मैं किसी को ग्रांटेड नहीं ले सकता हूँ कि मैंने काम किया, जाओ समझ लो। जाना पड़ता है, उन लोगों का मंदिर है वो, उस मंदिर में जाके नमन करके उनके पास जाके अपनी रखना पड़ता है कि भाई ये मेरा किताब पढ़ लो। उसको गिनाना नहीं बोलते, उसको फ़र्ज़ बोलते हैं। जैसे आप में नमाज फ़र्ज़ है, जैसे अल्लाह का घर है, वैसे राजनीति में, डेमोक्रेसी में जनता का मंदिर है। उस जनता का मंदिर, जनता का जो भी आप समझ लो, वो जनता का घर, उसमें जाके आपको पेशी देनी पड़ती है। उसमें गलत क्या है? कौन सा ऐसा काम था जो आपके लिए बहुत मुश्किल लगा हो? कोई ऐसा काम था जो जितेंद्र आवाड के लिए बहुत मुश्किल लगा हो? मुझे कोई काम मुश्किल नहीं करता। डर लगता है कभी किसी से? मैं मेरे खुदा से, रब से, और शरद पवार, अब मेरे माँ बाप तो नहीं है, उनके सिवा किसी के बाप से नहीं डरता। आने वाले 5 सालों में अगर जनता चुन कर देती है, मौका देती है, तो जितेंद्र आवाड क्या करना चाहेंगे कलवा मुमरा दोनों के लिए? मेरा काम जो है, मेरा पैशन है। पैशन क्या बोलते हैं? शौक़। मैं शौक़ से करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती काम नहीं करता। मैं अभी कितने बजे, 2:30-3 बजे सोऊंगा, 6 बजे उठ जाऊंगा। मेरा शौक़ है। मैं और कैंडिडेट के जैसा नहीं हूँ, चुनाव के पहले 10 दिन मैदान में उतरूंगा। मुझे आज इतना सुकून क्यों है? मैं 5 साल जनता के बीच में रहा। ऐसी एक भी गली नहीं है जहाँ पे मैं साल में 10 बार गुजरा नहीं हूँ। तो काम होते रहेंगे। काम दिमाग में होगा, कुछ माइंड में होगा, कुछ ऐसी चीज़ कर जाऊँ कि कुछ करना है, दिमाग में बहुत सारे प्लान होंगे, कुछ चुनावी, जिसको कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। मुझे एक काम जो करना है, जैसे मैंने कब्रिस्तान बनाया, वैसा एक मुझे हज हाउस बनाना। कब्रिस्तान का मैं आज 2-4 दिनों से सोच रहा हूँ कि कब्रिस्तान के ऊपर बहुत चर्चा, बहुत लोगों ने मुझे बदनाम करने की सोची। आज मैं जब ये सब बातें अकेले में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए एक जज्बाती चीज़ है। देखो कैसा होता है, खुदा जिससे काम लेता है वो बिना बताए उसकी मुश्किलें आसान करने के लिए और उसको इज्जत देने के लिए उसको काम का ज़रिया बना देता है। इतने मुसलमान लीडर थे मुमरा में, कोई महापौर था, कोई विरोधी पक्ष नेता था, ये था वो था। एक रिजर्वेशन नहीं डाल सके कब्रिस्तान के लिए। इलीगल बिल्डिंगें बनाई, इलीगल घर में रहते हैं, सब 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 करते हैं, लेकिन एक कब्रिस्तान का रिजर्वेशन नहीं लाए। बड़े बड़े ओहदे पे थे, बड़े बड़े भाई लोग थे, कोई बम्बई का भाई था, कोई किधर का भाई था। आधा एकड़ ज़मीन दी क्या कौम के लिए? फिर भी लोग विरोध करते हैं कि उस कब्रिस्तान पे फिर भी लोग विरोध करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, सुनो ना। ये जज्बाती मुद्दा होने के कारण उनको ये चुनावी मुद्दा बनाना था। अब समझ में रहा है ये सब। और खुदा ने मेरे हाथ से पहले ही वो कारब करके लिया, क्योंकि आप अगर कौसा कब्रिस्तान जाएंगे तो
एक मुर्दा, उसके ऊपर एक मुर्दा, उसके ऊपर एक मुर्दा, उसके ऊपर एक मुर्दा। मुझे ऐसा लगता है आपके घर में से ही ऐसे कुछ हुआ था कि किसी का आपके घर में शायद इंतकाल हुआ था। कब्रिस्तान की इसी हालत की, अगर एक जगह एक कब्र खोदी जाती है तो 4 से 5 बॉडी निकल। चुनाव के पहले में वो कब्रिस्तान पूरा नहीं करता तो शायद आज शहर का सबसे बड़ा मुद्दा कब्रिस्तान बन जाता। बाकी तो ज़मीनी काम उनको करने ही नहीं है। उनको किसी को रेशन कार्ड बना के देना नहीं है, किसी का आधार कार्ड बनाना नहीं है, पानी के लिए उनको जाना नहीं है। उनको सिर्फ व्हाट्सएप पर बैठ के जज्बाती मुद्दों को लेके इस जज्बाती कौम को हाथ में लेना है। पर इनके इतना भी मुसलमान अनपढ़ और गवार नहीं है जो इनके पेतरे में फंस जाए। पढ़ा लिखा न हो लेकिन वो बहुत समझदार होता है, क्योंकि वो मेहनत करके ज़िंदगी बिताता है, उसको हर दाम मालूम चलता है। कहीं ना कहीं सब एक रीज़न और भी माना जाता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशन, मुंब्रा में एक ऐसा कोई जो है बड़ा कॉलेज होना चाहिए या फिर एजुकेशन सेक्टर कोई होना चाहिए। जितेंद्र अवार्ड हमेशा जो अगर ये राजनीति करते हैं, कब्रिस्तान चलिए आपने दे दिया, एजुकेशन के ऊपर जितेंद्र अवार्ड कब काम करेंगे? ऐसा है कि आप हर चीज़ जितेंद्र अवार्ड से क्यों उम्मीद करते हैं? आपको चुनकर दी है इसलिए उम्मीद करते हैं। ऐसा है, एजुकेशन कॉलेजेस लाना ये जितेंद्र अवार्ड का काम नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ पे है जरा बताएंगे? बम्बई में गवर्नमेंट कॉलेज है, ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर लोग चाहते हैं, लोगों को डेवलपमेंट चाहते हैं तो जितेंद्र अवार्ड क्यों नहीं ला सकते? नहीं ला सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी ही नहीं है कॉलेज देना। कॉलेज बनाना गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाहर हो गया है। जरा पॉलिसी क्यों समझो। मुंब्रा का अपना कानून नहीं है, महाराष्ट्र का देश का कानून मुंब्रा को लागू है। मुंब्रा का सेपरेट संविधान नहीं है। आज बम्बई में कितने कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है? 1970 के बाद एक भी कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं खुला है। जितने भी है बम्बई में सब प्राइवेट कॉलेज में। ठाना देखो, ठाना में जितने भी कॉलेज है सब प्राइवेट कॉलेज है। ज्ञान साधना लो, NKT लो, ठाना कॉलेज लो, सब प्राइवेट कॉलेज है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का यही बोलता हूँ ना, ये कम जज्बाती है। उनके जज्बात में अगर एक आधी झूठी बात भी डाल दो, उन्होंने पकड़ ली तो उसको ही वो सच समझने लगते हैं। और ये सच समझना ही सांप्रदायिक पार्टी अपना खेल समझती है। ज़रा जो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उनको ज़रा पूछिए ना आप कि भाई ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसको आप कह रहे हैं कि उसके एक मिनट कि उसके तहत कॉलेज आ सकता है। ज़रा मुझे भी तो समझाओ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक IAS उम्मीदवार खड़ा है, तो उसको जाके पूछो ना कि भाई ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि जिसके तहत गवर्नमेंट कॉलेजेस दे सकती है, वो आमदार नहीं ला रहा है। मेरे को भी समझने दो कि मैं कितना कम दिमाग का आदमी हूँ। तो डॉक्टर भी हैं, तो आने वाले समय में अगर तो जितेंद्र एजुकेशन के लिए क्या करना चाहेंगे खासकर? कि एजुकेशन के लिए जैसे घासवाला में एक प्लॉट है, स्कूल का प्लॉट है। अब नई पॉलिसी के तहत अगर उसका मालिक स्कूल और कुछ बनाना चाहता है तो एक इंटरनेशनल स्कूल घासवाला में आ सकती है। फिर मित्तल में एक 12 एकड़ का रिजर्वेशन है। लेकिन कोई धनी आदमी चाहिए, जो पैसे वाला आदमी चाहिए, कोई ट्रस्ट चाहिए जो ज़मीन लेके यहाँ पे क्या काम करे। लेकिन मुंब्रा में कोई आने को तैयार नहीं होता है। अच्छे ट्रस्ट। क्या रीज़न है? आप तो 10 साल मुंब्रा को करीब से देखे। ऐसा है कि लोग अभी तक बदला हुआ मुंब्रा अभी तक लोगों के नज़र में नहीं आया है। अभी मैं सऊदी अरेबिया में कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ कि भाई तुम आके कॉलेज खोलो। क्या होता है देखेंगे, मित्तल में 12 एकड़ का बड़ा प्लॉट है। अगर वो हो जाता है तो फिर एक कैंपस बनेगा। कैंपस का कुछ अलग महत्व रहता है। और किसी शहर में जो बात हो रही है वो सरासर गलत और जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो बात हो रही है। सिम्बोसिस जैसी स्कूल है, सेंट मेरीज जैसी स्कूल है, असदुल्ला की स्कूल है, GR पाटिल कॉलेज है, कालसेकर कॉलेज है, MS कॉलेज है। कितने कॉलेजेस चाहिए आपको? ये समझते नहीं आता कि एजुकेशन के लिए क्या करें। ऐसा है क्या कि शहर में स्कूल न होने के कारण 20,000 बच्चे पढ़ ही नहीं रहे? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो फिलहाल कहीं नहीं है। तो फिर क्या है एजुकेशन क्या होता है? कौन सा? देखिए, कोई एक जो है ऐसा ही कोई एक कॉलेज इस तरीके का हो जहाँ से बच्चे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। एक लेवल पर है, ग्रेजुएशन तक है, सीमित है, लेकिन उसके बाद क्या? अरे उसके बाद कोई मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पे नहीं आ सकता है ना। ठाना में नहीं है। लोग कर रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो है कि थाना में भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो है वो शिवाजी हॉस्पिटल में है। कोई मेडिकल कॉलेज लाने के लिए आपको 500 बेड का हॉस्पिटल लगता है। कहाँ से बनाऊँ? आपके पास कम से कम 20 कॉलेजेस है, अच्छी स्कूलें हैं।
आपको कौन सा एजुकेशन इधर लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, यही जो बोल आपके हिसाब से एजुकेशन जितना है मुंब्रा में वो इनफ है, बस इसके आगे ज़रूरत नहीं है? आगे ज़रूरत है, लेकिन एजुकेशन नहीं के बराबर है। ये जो बोला जा रहा है, मुझे लगता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनका अपमान है। खालसेकर अच्छा कॉलेज नहीं है क्या? एमएस अच्छा? मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, बिल्कुल है। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, फरहान भाई आपको नहीं बोल रहा हूँ। ये जो कुछ मुद्दा बनाते हैं ना, उनको मैं पूछ रहा हूँ, जरा समझाइए तो मुझे आके कि क्या प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है जिसके तहत गवर्नमेंट कॉलेज बना के देता है। मुझे एक पूरे देश में एक कॉलेज बताए, 70 साल के पहले का नहीं, अब भी का 2000 के बाद का, जो गवर्नमेंट ने बनाया। ऐसा है कि किसी को मालूम नहीं, उसको समझाने के लिए बहुत आसान है। गवर्नमेंट कॉलेज देती है, जितेंद्र अवार्ड लाता नहीं है। ऐसा क्या? अरे हो सकता है। जितेंद्र अवार्ड मुंब्रा में अक्सर जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं कि अक्सर बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों के इश्यूज बनाए जाते हैं, किन बातों का कभी माइंड में रहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या फिर ये करूं, ऐसा कुछ रहता है? मेरे दिल में कुछ नहीं रहता, मैं साफ़ सुथरे दिल का आदमी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलता हूँ आपको भी मालूम है, मुँहफट आदमी हूँ। जो दिल में हो ज़बान पे है, दिल में एक ज़बान पे एक, ये मेरी आदत नहीं है। विरोधियों को क्यों इतना चुभते हैं आप? वो उनसे पूछो ना यार, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, आपको ही पता। उनका बोलना काम है यार। ज़िंदगी में एक आदत लगा लो, बहुत सुखी हो जाएंगे। निगलेक्ट एंड इग्नोर, कुछ फ़र्क नहीं आता। कैंडिडेट आपके जो है विरोध में जो खड़े हैं, डॉक्टर फैजी आम आदमी पार्टी से, क्या कारण था कि रात को जितेंद्र अवार्ड को उनके घर के पास जाना पड़ा? ऐसा उनका आरोप है, एक वीडियो भी वायरल हुई है। क्या कारण था कि जो है कि जाना पड़ा? फिर ये भी आरोप है कि उनकी लाइट जो है जितेंद्र अवार्ड ने कटवाई। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? मतलब जाना भी आपका और फिर इस तरीके का आरोप? ऐसा है, वहाँ पे एक आजमगढ़ी है, तारिक भाई, उनके घर में मैं कई सालों से खाना खाने जाता हूँ। चुनाव के जब दिन आते हैं तब मैं 2-4 घरों में खाना खाने जाता ही हूँ। रात को 2-3 बजते हैं घर आने में। तो फिर वैसे उस दिन उन्होंने एक दावत रखी थी, सब पूरे उनके फलाह वालों की, और फलाह वालों ने खाना रखा था। मैं रात में थक गया, तो मैं ही नहीं, मैं, शमीम भाई और 4-5 लोग हमारे साथ, हम लोग वहाँ खाना खाने गए। जरा आप भी वीडियो क्लिप देख ही लें। मैं तो देखा वीडियो क्लिप, इसीलिए आपसे सफाई पूछा। जरा आप बताइए ना लोगों को सच्चाई क्या है। आप पत्रकार जाना और लाइट कट होना, फिर इसीलिए एलिगेशन आप पर लगाया जा रहा है, तो क्या है? ऐसा है कि मेरे जाने से पहले फला कॉम्प्लेक्स के रहवासियों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप गए थे शायद, और हाँ, नहीं, आप उसकी जांच करो। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो उम्मीदवार है वो हमारा मेंटेनेंस ही नहीं भरते। अब मुझे क्या लेना है फैजी साहब, वो मेंटेनेंस भरे नहीं भरे, वो 17 साल से 2017 से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे नहीं भरे, उनका लाइट कोई काटे नहीं काटे, मुझे क्या लेना देना है। मैं इतना अनपढ़ जाहिल गवार आदमी नहीं हूँ कि अपोजिशन को कोई आदमी को सिंपैथी मिल जाए, ऐसी कुछ हरकतें करो। अच्छा, मेरा सवाल है सीधा, आपने उनको पूछा कि एफआईआर होने के बाद आपने ये एफआईआर कैसा हुआ? उनकी अपनी दलील थी कि उन्होंने अपना बताया कि क्या इश्यूज था, वो सारी चीज़ें। वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय, पुलिस अपना काम करेगी। मुझे तो किसी विरोधी पार्टी के किसी उम्मीदवार के बारे में बोलना ही नहीं है। वो तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं पहुंचा, मैं वो पहुंचा। वो जो क्लिप है वो साफ है, और जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाएगा, कितनी सच और कितना झूठ है। जल्दी फैसला हो जाएगा उसका, आपको जल्दी पता चलेगा। एक असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से आपको याद कर रहे हैं कि कहा कि उन्होंने जो है वहाँ का एमएलए, जो वहाँ का कैंडिडेट है एनसीपी का, उसने हमारी जो है हमारे कैंडिडेट को बैठा दिया, तोड़ लिया, खरीद लिया। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का एलिगेशन है। उनकी मजबूरी है, कहना पड़ेगा। खुद की इज्जत बचाने के लिए मुझे बदनाम करना पड़ेगा, उसमें क्या है। बड़े भाई है, बहुत एहतराम करता हूँ उनका, इज्जत करता हूँ। बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत बुद्धिमान है। मैं कभी मेरे बड़े भाई के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। वो बोल दिए, वो बड़े आदमी है, बड़े नेता हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, बोलना उनका अधिकार है, हक है, बोल दे। एक्टर एजाज खान भी तो आपके अच्छे दोस्तों में से कहे जाते हैं। कुछ दिनों पहले आपकी गाड़ी से मीटिंग हुई, उसके बाद फिर सडनली जो है कि कुछ वीडियो आया, फिर ऑडियो आया, क्या है ये सब? ऐसा
एजाज खान मेरा दोस्त भी नहीं है, ऐसे दोस्त मुझे चाहिए भी नहीं। मैं दोस्ती में साफ़ सुथरा आदमी हूँ। मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि कौम और मिल्लत किसी को प्यारी नहीं है। ऑडियो में कितनी सच्चाई चल रही है कि जो है कि मेरे पास आधे घंटे की ऑडियो है, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे पास आधे घंटे की ऑडियो है। अगर वो मेरे बारे में बोलते नहीं तो मैं ज़िंदगी में किसी को बताना नहीं। ऐसे इस पेट में और इस दिमाग में ऐसी चीज़ें छुपा के रखी है। तुम मेरे साथ सौदा करने आओगे, कौम को बेचने आओगे और ऊपर से मुझे ही ब्लैकमेल करोगे तो फिर तुम्हारा असली रूप बता देना, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ, तुम मेरी कंधे पे हाथ रखो और मेरे से कुछ भी मांगो, मैं मेरी गर्दन कटवा के दे दूँगा। तुम मुझे गर्दन पकड़ के मांगोगे, तुम्हारी गर्दन लेके जाऊँगा। क्या सौदा किया है एजाज खान ने, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो हुआ, लेकिन आप मेरे पास आए थे, आपने संदेशा भेजा था। मैं तो आपके पास ना आया, ना आपसे बात की, ना मैं आपको जानता था। आप मेरी गाड़ी में बैठे थे, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठा था। और आप अगर ये बात नहीं करते कि जितेंद्र रावत ऐसा आदमी है, उसको तो मैं ही हराऊंगा और ये, और असद भाई के, अरे वो छोड़ो ना, इतना कौम और मिल्लत के बारे में बात करते हैं, MIM से ही टिकट मांगने वाला दूसरे दिन असद भाई को ही गाली दे के ख़त्म कर देता है बात। 15 एजाज खान की क्या डिमांड थी आपसे? मेरी डिमांड नहीं, दोस्त है, दोस्ती तो कहा था ऑडियो में कि क्या है बताओ, लिख कर फिगर, आपको मैसेज आया कि फिगर भेजा है, आपने बोला नहीं, खुलकर बताओ, धंधे की बात है। ऐसा है, मुझे उसका शक था कि एक दिन अचानक उठ के आता है, पूरी गैंग उसको लेके आती है। वो गैंग ने छोड़ा हुआ आदमी था वो, कि एजाज खान को जितेंद्र रावत डर जाएगा। ये जो मैं निचोड़ने वाली बात बोल रहा हूँ ना, जिससे गुंजन भी भाग गया, वही टीम का ये आदमी था। नाम लेना चाहेंगे उन लोगों का? कौन नाम लेगा? वही इन्होंने ही इसको पेतरा बनाया आगे कि ये बड़ा सौदा कर लेगा, जितेंद्र रावत डर जाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर अपना 50-50 माल थाम लेंगे। ये तो पुरानी आदत है ना उनकी। आप गरीब रहे हैं वो लोग, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो ना। चाय का भी पैसा मैंने ही भरा था ना, घर का राशन, खाना पानी, इतना ही उम्रा भी मैं ही करवाता था। तो बड़ा गिराइक मिल गया तो छोटे गिराइक को छोड़ देते हैं। उनको लगा गुंजन सेठ बड़ा गिराइक है, फिर गुंजन सेठ के पहले उन्होंने वो एजाज खान को गिराइक बनाया था। ऐसा गिराइक ढूंढते ढूंढते हर दुकान में जाते रहते हो। गुंजन सेठ तो एकदम आप ज़्यादा ही जो है आपकी तारीफ़ कर रहे हैं अचानक में ही। अभी वो तारीफ़ क्यों कर रहे हैं वो भी आप मुझसे पूछे, मैं कोई जिन्नात हूँ क्या हर के दिल की बात जानने को? गुंजन सेठ के दिल की बात तो आप ही जानते हैं। नहीं भाई, मैं मेरे दिल के सिवाय मैं किसी के दिल में जाता ही नहीं हूँ झाँकने के लिए। अपना दिल ही अपने लिए काफ़ी है। बहुत सारी बातें हो गई। आने वाले जो है 5 सालों का अगर शॉर्ट में जानना चाहूँगा, जितेंद्र रावत किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले 5 सालों में जो है क्या करना चाहेंगे लोगों? मुंब्रा में जो बदलाव आ रहा है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बदलाव लगातार वैसा ही रहना चाहिए। पानी की समस्या छोड़ो, किसी भी हालत में ख़त्म कर देनी चाहिए। रास्तों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जैसे मित्तल रोड बनाया, वो मित्तल रोड स्टेशन के नज़दीक खींच लेना चाहिए। हॉकर्स प्लाजा बनाना चाहिए। मित्तल रोड पे 2 एकर्स का जो हॉकर्स का रिजर्वेशन है, वहाँ पे जल्द से जल्द हॉकर्स के लिए एक बिल्डिंग बनती है तो वे ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। मेरा विचार ये है कि कमिश्नर से बात करके एक पार्किंग का रिजर्वेशन करके 3-4 हज़ार गाड़ी एक जगह पे पार्क हो सके, ऐसा कुछ करे तो फिर मेन रोड पे कंपलसरी पार्किंग बंद। आपको अगर पार्किंग करना है तो उधर जाओ। आपके पास सोसाइटी के पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है, मेरी मुश्किलात नहीं है, जाके उस पार्किंग स्लॉट में पार्क करो। अगर ये होता है और पार्किंग फ्री रोड बन जाता है तो मुंब्रा में कभी फिर से ट्रैफिक की समस्या नहीं आएगी। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी जानते हैं ये हैं जितेंद्र रावत। पिछले 10 साल से लगातार मुंब्रा कलवा के लिए हैं और इस चुनाव में जनता का प्यार कितना मिलता है ये तो बहुत जल्द इसका फैसला हो जाएगा। फरहान खान।